नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा। उत्तर प्रदेश में सियासी रणभेरी और सियासी दंगल का दौर जारी है। हर दिन सियासी दंगल में सियासी पार्टियां एक नए दांव के साथ यूपी के चुनाव में उतर रही। कभी कोई फ्री बिजली देने की बात करता है तो कभी कोई पुरानी पेंशन लागू करने की बात करता है। कभी महिलाओं पे बात होती है, कभी युवाओं को मजबूत करने की बात होती है। हर दिन उत्तर प्रदेश में एक नए दावे और एक नए वादे होते हैं। लेकिन क्या सियासी पार्टियों को सत्ता में आने के बाद ये वादे और दावे, या यूं कहे चुनावी वादे और दावे याद रहते हैं, या फिर सियासी पार्टियां परंपरागत तरीके से इन सियासी दावे और सियासी वादों को भूल जाती हैं? खास बातचीत की शुरुआत करेंगे और आज का मुद्दा सियासत की बात अभिषेक के साथ में यही है कि क्या वादे हैं, वादों का क्या, या फिर वादों में दम भी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया हाउस के सहयोगी ऋषि भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। ऋषि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो सियासी पार्टियों के सियासी दावे और वादे हैं, क्या ये चुनाव तक बरकरार रह पाएंगे? चुनाव के बाद जब सत्ता आती है, सरकारों का गठन होता है, मंत्रिपरिषद का गठन होता है, तब क्या ये सियासी दावे और वादे पूरे हो पाते हैं? अभिषेक, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जब से लोकतंत्र आया, मतलब आज़ादी के बाद से, और चुनाव होना शुरू हुए, अगर आप तब से लेकर अभी तक के राजनेताओं के, राजनीतिक दलों के वादों पे और उनके ये चुनावी जुमलों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक चीज़ ये समझ में आएगी कि उसके हिसाब से तो अभी हिंदुस्तान को स्वर्ग बन जाना चाहिए था और हम लोगों को स्वर्गवासी। क्योंकि जो कहा, कई नेताओं ने ये कहा कि हम हेमा मालिनी के गाल जैसे सड़कें बनवा देंगे, हम गरीबी हटा देंगे, हम अमेरिका बना देंगे, हम क्योटो बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम इंद्रासन ला देंगे। तो जो अभी मैंने कहा ना, स्वर्ग और स्वर्गवासी वाली बात, तो वो बात आ जाती। रही बात अभी के चुनाव की, तो अभी के चुनाव में भी देखिए क्या है कि एक तरफ सत्ता को बरकरार रखने की जंग है और एक तरफ सत्ता में वापस आने की छटपटाहट। अब वो कैसे होगी? वो इन्हीं वादों से ही होगी। क्योंकि जो भी मतदाता है वो ये सोच के चलता है कि जैसे आपने देखा होगा कि दुकानों पे जब खरीदारी करने लोग जाते हैं तो बार्गेन करते हैं और दुकानदार उनको ऑफर देते हैं कि 1 किलो आलू ले लीजिए तो 5 रुपए की मिर्ची फ्री, एक साड़ी ले लीजिए तो ब्लाउज की सिलाई फ्री। तो कुछ इसी तरह के वादे। अब देखना ये होगा कि इसके बाद कौन कौन से वादे किस किस तरह से आगे चलते हैं और क्या रणनीति होती है उसके आगे की। ऋषि जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा चलता है तो पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, यही सब कहते हैं। क्या 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम बनने वाली और उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय तक अपना राजनीतिक प्रभुत्व रखने वाली, फिलहाल आज के समय में वह उतना प्रभाव नहीं रखती हैं, उनके वोटर्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में जा चुके हैं, मायावती बीएसपी सुप्रीमो, वो भी कहते हैं दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। तो 4 बार अगर कोई दलित बिरादरी का व्यक्ति या महिला मुख्यमंत्री रहा हो और उसके बावजूद उत्पीड़न हो रहा है, तो क्या एक राजनीतिक उत्पीड़न है या असल हकीकत में भी वैसा ही है? अभिषेक, देखिए, समाज को बदलने के लिए मुख्यमंत्री नहीं चाहिए होता है। समाज को बदलने के लिए एक व्यक्ति या एक महिला, जैसे ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर, वो पहले समाज सुधारक थे, उसके बाद वो राजनेता बने। और राजनेता बनना उनकी मजबूरी नहीं थी, या वो इसलिए राजनेता नहीं बने, समय की जरूरत थी। वो इसलिए भी राजनेता नहीं बने कि उन्हें अपनी कोठियां, बंगले, फैक्ट्रियां बनानी थी। वो इसलिए राजनेता बने कि उनको ये समझ में आया कि हम केवल एक समाज सुधारक होकर ही अपने समाज का या समाज के उस सबसे अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति का भला नहीं कर सकते हैं, जितना हम राजनीति में आने के बाद लोगों की मदद कर सकते हैं, उनके मुद्दों को उठा सकते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब विधानसभा में या संसद में कोई भी मुद्दा उठाया जाता है तो वो देश का मुद्दा बन जाता है, लोग उस पर चर्चा करते हैं, सरकारें उस पर काम करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। ये उस दौर की बात थी। अभी का क्या है कि आज आप खुद देख लीजिए, आप पिछले 20-25 सालों का उठा के देख लीजिए, किसी भी बड़े राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की संपत्ति के बारे में
जब विधायकों की संपत्ति 5 सालों में जो है दुगनी तिगुनी हो जाती है, तो जो पूरी पूरी राष्ट्रीय पार्टियां चला क्या रहे हैं, जो इसमें बड़े जो नेता असल हैं, एक्चुअल मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं जिनके नाम पर सियासत होती है, जिनके नाम पर सरकारें आती हैं जाती हैं, क्या वो मुद्दे राजनीतिक दल भूल जाते हैं? क्या वो चुनावी वादे और दावे भूल जाते हैं? देखिए चुनावी वादे इसलिए किए जाते हैं कि उनको भूला जा सके, क्योंकि अगर वो वादे पूरे हो जाएंगे तो अगली बार जब चुनाव होंगे तो किन मुद्दों के साथ आएंगे। हाँ। अगर एक शहर के अंदर कचरा है, सड़कें सही नहीं है, नालियां खराब हैं, पीने का पानी नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, बिजली नहीं है, आप उनके लिए वादा करेंगे तो आप अगर उनको 5 सालों में बना के दे देंगे तो अगली बार आप कौन से मुद्दे लेकर जाएंगे? तो क्या सियासी बैटिंग भी होती है पक्ष विपक्षी पार्टियों में कि इस बार इस पे आपको बैटिंग करना, अगली बार हम बॉल डालेंगे, अगली बार आप बैटिंग करेंगे तो मैं बॉल डालूंगा? तो क्या ऐसा चलता है क्या कि 5 साल उसी मुद्दे पर हम राजनीतिक रोटियां सेके, 5 साल आप सेकिए? देखिए अभिषेक, आपने कई बार देखा होगा और आप महसूस भी करिएगा कि कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हो, वो एक दूसरे के बड़े नेताओं के खिलाफ अपने प्रत्याशी ऐसे उतारते हैं कि बस खाना पूरी हो जाए। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि 2 पार्टियों के 2 बड़े कद्दावर नेता एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हो। कभी देखा है आपने? नहीं। उसका 2 कारण है। पहला कारण उसका ये है कि नेता एक दूसरे से लड़ने से बचते हैं। उसका कारण ये है कि उनको ये लगता है कि अगर हम में से कोई एक हारा तो हम अब विधानसभा में या संसद में अपने समाज की, अपने लोगों की बात को नहीं रख पाएंगे। दूसरा ये कि जब 2 लड़ेंगे तो कोई एक हारेगा जरूर, तो जब वो हारेगा तो उसकी पार्टी के, उसके कार्यकर्ताओं के बीच एक गलत मैसेज जाएगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी जब आई उत्तर प्रदेश में जी, तो किसी को हो या ना हो, लेकिन मुझे अंदाजा था या अंदेशा था कि आम आदमी पार्टी वही चुनावी वादे करेगी, वही चुनावी दांव चलेगी जो दिल्ली में चला था, और हुआ भी। फिलहाल उसको अखिलेश यादव ने भी हाईजैक किया मुद्दे को, और उन्होंने जो प्रक्रिया बनाई है कि भाई फॉर्म अप्लाई करिए, अभी कितना आ रहा है, तो एक लीगल प्रोसेस वे में है कि अगर उनकी सरकार आई तो ऐसा कर भी सकते हैं, इस वजह से आवेदन ले रहे हैं। लेकिन जो ये आम आदमी पार्टी कर रही है कि सरकार आए ना आए, एमपी बने ना बने, एमएलए बने या ना बने, लेकिन 300 यूनिट बिजली फ्री, ये फ्री वो फ्री, क्या ये जो फ्री चल रहा है, अभी जैसे सरकार राशन फ्री भी दे रही है, क्या एक्चुअल इसकी जरूरत है या फिर कुछ ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जहां पर इस चीज की जरूरत है कि इस फंड को जो फ्री में आप लगा रहे हैं उसको एक्चुअल में वहां पर लगाएं जहां सबसे बड़ी जरूरत है? देखिए अभिषेक, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि एक बार हम समाज को अगर फ्री में खाने की आदत डाल देंगे तो वो फिर हमारे ही पीछे चलता रहेगा। जबकि जरूरत यहाँ पर यह है कि जो चीजें आप फ्री करके दे रहे हो उसके पीछे आपने हजारों करोड़ का बजट रखा होगा ना, और वो बजट उन टैक्स पेयर्स का होगा जो टैक्स समय पे दे रहे हैं। वो बजट का टैक्स ऐसे में वसूला जाता है जैसे वो कृषि के जो उपकरण सेस लगा देते हैं। हाँ, कृषि के उपकरण है उस पर बजट लगा दिया जा रहा है, और पढ़ाई पर बजट लगा दिया जा रहा है, मतलब टैक्स लगा दिया जा रहा है। कि तो ऐसे में जो मूलभूत जरूरतें हैं, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए अगर आपके पीछे 100 लोग हैं और उन 100 को आप हर दिन 1-1 हजार रुपए देते हैं तो वो कोई काम नहीं करेंगे और वो सिर्फ आपके पीछे चलेंगे। लेकिन अगर आप वही पैसा किसी चीज में लगा देते हैं, आप एक दुकान खुलवा दीजिए या 2-4 दुकानें खुलवा दीजिए और उनको वहां पर बैठा दीजिए, तो आपके मन में भी ये रहेगा कि यार अब इसने दुकान खोल ली, अभी हमारे पीछे कहाँ आएगा, टाइम कहाँ देगा। तो वैसे ही राजनेताओं के साथ में भी वो भी यही करते हैं कि हम फ्री में देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम वो देंगे। उससे क्या है कि उनका एक कोर वोटर जो है उनका तैयार रहे हमेशा उनके पीछे चलने के लिए। आप एक मोटी मोटी सी बात समझिए ना कि फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में पढ़ाई या भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, ये सब देने में हजारों करोड़ रुपए खर्चा होते हैं 5 साल में। पढ़ाई तो फ्री की जा सकती है। मैं एक बात कह रहा हूं, सुनिए पहले उसे। तो हजारों करोड़ रुपए इस तरह से खर्चा किए जा सकते हैं। अगर आप वही हजारों करोड़ रुपए आप उन पे नए विद्यालय बनवाइए, और ऐसे विद्यालय जहां पर व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, आप फैक्ट्रियां लगवाइए, आप नई नई जो है चीजें बना के दीजिए, नई मार्केट बना के दीजिए कि जहां पर किसान अपनी फसल को बेच सके, जहां पर उनको बिचौलिए ना मिले। आप ऐसे कॉलेजेस बनवाइए जहां पर डोनेशन ना देनी पड़े, वहां पर बच्चे पढ़े और पढ़ के फिर वो रोजगार में लगे। जब वो रोजगार में लगेंगे तब भी वो आपको ही नाम लेंगे, आपको ही वोट देंगे। लेकिन अगर आप एक बार उनको फ्री की लत लगा देंगे तो वो भविष्य क्या होगा देश का, और वो किस तरफ जाएंगे? कल को उनके बच्चे होंगे तो वो क्या, वो भी यही सोचेंगे कि पिताजी की उम्र निकल गई। समय में चुनावी दावे और वादे किए जा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं फाइनल कमेंट आपका
क्या इन चुनावी वादों और दावों को चुनाव के बाद भी बरकरार रखना चाहिए जो भी सियासी दल सत्ता में आते हैं, या फिर वादे हैं वादों का क्या? देखिए, मैं तो ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा कर दे कि जो भी वादे किए जाएं, हाँ। उनकी एक नोटरी हो बाकायदा। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट जो है हर 2.5 साल पे ये पूछे सरकार से कि भाई आपने ये वादे जो किए थे, हाँ। इन पे आपने कितना इंप्लीमेंट किया है, कौन कौन से वादे आपने पूरे किए और उन वादों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं। और 5 साल बाद अगर ना हो तो फिर अगले बार हाँ, वादा करने के लिए रोक लगा दें। क्योंकि ये तो कुछ वैसे ही हो गया ना कि एक आशिक ने अपनी माशूका से कहा कि मैं चांद तोड़ के ला दूंगा, और दूसरे दिन उसने हाइलोजन लगा के उसके घर के सामने लगा दी। तो ये नहीं हो सकता है ना। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोकतंत्र में भी कि राजनीतिक दल भी थोड़ा अपने को बंधन में महसूस करें कि हम हवाई बातें कर देंगे और बाद में कह देंगे वो तो चुनावी जुमला था, और वो बच निकलते हैं। तो उनको ऐसा ना हो। आज भी कुछ लोग 15 लाख का इंतजार करते हैं। हाँ, वही चीज है। मैं जो दर्शक हमारी ये बातें सुन रहे हैं, हमारा ये शो देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि एक बार आप आवाज तो उठाइए, कह के तो देखिए कि संविधान में कुछ ऐसा होना चाहिए बदलाव कि ये राजनीतिक दल जो है इस तरह के वादों से जो है मुकरने ना पाए। उनको जवाबदेही हो, उनकी संसद में जवाबदेही हो, जनता के बीच में उनकी जवाबदेही हो। और आपके पास भी जब आपके सांसद और विधायक, फिलहाल तो विधानसभा चुनाव तो विधायक ही आएंगे, तो आपके सामने जब आपके विधायक आए तो आप उनसे पूछिएगा कि पिछली बार जो आपने वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे किए। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ ऋषि सर थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से चुनावी दावे होते हैं, चुनावी वादे होते हैं, और वादों को, चुनावी दावों को राजनीतिक दल भूल जाते हैं। बहुत जल्द एक खास कार्यक्रम भी लेकर आ रहे हैं हम आपके बीच में, जहां आपके विधानसभा से जुड़े जो विधायक हैं उनका रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया जाएगा, और कुछ ऐसा प्रोग्राम होगा जो टीवी इतिहास में पहली बार होगा। तो लगातार देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए द यूपी खबर। नमस्कार।